हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीजी टेट 2019 का कक्षा 6 से 8 का प्रश्न पत्र बाल विकास पहले हो चुका है। आज हिंदी को सॉल्व करेंगे। हिंदी के 30 प्रश्न 31 से लेकर 60 तक होते हैं, इनको हम हल करेंगे। और यदि आप बाल विकास को देखना चाहते हैं तो बाल विकास का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम लोग हिंदी को देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, ये आपका पहला प्रश्न हिंदी का 31। ठीक, देखते हैं क्या लिखा है इसमें। जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं, या फिर पद विन्यास कहते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये आपका प्रश्न 32। प्रश्न 32 में लिखा है, अनुस्वार और विसर्ग शब्दों के आदि में प्रयुक्त होते हैं। यह कथन सही है, कथन गलत है। अनुस्वार के लिए सही है, विसर्ग के लिए गलत है। विसर्ग के लिए सही है, अनुस्वार के लिए गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा कथन गलत है। यह आपका सही उत्तर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 33, इसमें लिखा है, जो करेगा सो भरेगा। वाक्य में जो और सो क्रमशः हैं पुरुषवाचक एवं निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक एवं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक एवं निश्चयवाचक सर्वनाम। इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा संबंधवाचक एवं निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, 33 के बाद हम आगे चलते हैं प्रश्न 34 की ओर। ये आपका प्रश्न 34। ठीक है, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। इस वाक्य में लक्ष्मी कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा तो हो नहीं सकता, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन हो जाएगा? यशोदा। एक सेकंड, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या हो जाएगा? यशोदा। यशोदा यदि होता तो क्या होता? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। पूछा गया है लक्ष्मी, ये लक्ष्मी क्या होगा? भाव तो दिख नहीं रहा है, जातिवाचक संज्ञा ही सही उत्तर है। इस वाक्य में किसी प्रकार का भाव नजर नहीं आ रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं प्रश्न 35। इसमें लिखा है, पानी न बरसता तो धान सूख जाता। यह वाक्य है विधिवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक और संकेतवाचक। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा संकेतवाचक। पानी न बरसता तो धान सूख जाता, यह वाक्य संकेत कर रहा है कि यदि पानी नहीं बरसेगा तो धान सूख जाएगा, ऐसा संकेत दे रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये 36 नंबर का प्रश्न। इसमें लिखा है, अर्ध विराम का चिन्ह क्या है?
ए में इस टाइप का चिन्ह दिख रहा है, यह अर्ध विराम का है। बी में दिख रहा है अल्प विराम है, और सी में विसर्ग है। इस प्रकार हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, और डी में डॉट दिया है तो इससे सही उत्तर हो जाएगा क्या, ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अर्ध विराम का चिन्ह ये है, ए सही उत्तर। ठीक है, तो आगे चलते हैं 37 प्रश्न में। इसमें लिखा है निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। पहला है कोदो, बी में है आलू, सी में सरसों, डी में खेत। सही उत्तर हो जाएगा सरसों। सरसों क्या है, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है तो स्त्रीलिंग शब्द सरसों है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। अब हम चलते हैं 38 प्रश्न 38 ये। ठीक है, 38 प्रश्न में लिखा है निम्नांकित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। पुस्तानुपुस्त, बेखटके, आप बीती, प्रतिदिन। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी, आप बीती। ठीक है, इसके आगे चलें। प्रश्न 39 में लिखा है निम्नांकित में तत्सम तद्भव का गलत जोड़ा कौन सा है। निम्नांकित में तत्सम तद्भव का गलत जोड़ा कौन सा है। लिखा है ए स्वामी साईं, कर्ण कान, आज्ञा आन, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों ही क्या हैं, तत्सम तद्भव के सही जोड़े हैं। पूछा गया है गलत जोड़ा, तो इनमें से कोई नहीं, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अब हम इसके आगे चलते हैं प्रश्न 40 में। इसमें लिखा है निम्नलिखित में उर्दू उपसर्ग युक्त शब्द का चयन कीजिए। उर्दू उपसर्ग युक्त शब्द का चयन करना है। तो अगम इसमें नहीं है, भरपेट इसमें भी नहीं है, पुरातन इसमें भी नहीं है, सरकार, ये जो सरकार है यही तुम आपका सही उत्तर है। उर्दू उपसर्ग युक्त शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें सरकार में उर्दू उपसर्ग है। ठीक है, इसके आगे चलेंगे 41 ये 41 आ गया। ठीक, इसमें लिखा है रचना के अंतर्गत क्या आता है। सही विकल्प चुनिए। रचना के अंतर्गत क्या आता है, सही विकल्प चुनिए। पहला विकल्प है अर्थ, अलंकार, भाषा। बी है भावार्थ, व्याख्या, कारक। सी है अर्थ, भावार्थ, व्याख्या, और डी है व्याख्या, संज्ञा, वर्ण। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थ, भावार्थ और व्याख्या। ठीक है, अब आगे चलते हैं प्रश्न 42 ये 42 आ गया। 42 में लिखा है हिंदी में समास का अनुशीलन निम्नलिखित में से किसके आधार पर हुआ है। हिंदी में समास का अनुशीलन निम्नलिखित में से किसके आधार पर हुआ है। तो पाली व्याकरण, अपभ्रंश व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, संस्कृत व्याकरण। समास का अनुशीलन संस्कृत व्याकरण के आधार पर हुआ है। ठीक है, इसके आगे हम चलेंगे 43
43 में है, री की मात्रा को छोड़कर और अम और आह को लेकर व्यंजनों के साथ सब स्वरों के मिलाप को क्या कहते हैं? अक्षर क्रम, 12 खड़ी, वर्ण क्रम, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आपका हो जाएगा 12 खड़ी। 12 खड़ी हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें री की मात्रा नहीं मिलती है, हमको री के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलता है, तो सही उत्तर आपका 12 खड़ी हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलें प्रश्न 44 में लिखा है, हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह को छोड़कर शेष चिन्ह किस भाषा से लिए गए हैं या किस भाषा के हैं? ऑप्शन में संस्कृत दिया है, अंग्रेजी दिया है, फारसी दिया है और चीनी दिया है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा जो है पूर्ण विराम को छोड़कर शेष चिन्हों को अंग्रेजी से लिया गया है। ठीक है, 45 प्रश्न। ठीक है, इसमें लिखा है, अनेकार्थी शब्द अंतर्गत निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द गुरु शब्द का अर्थ नहीं बताता? परीक्षा में नहीं शब्द को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जल्दीबाजी में आप नहीं को अगर हाँ में देंगे तो सीधा उत्तर उसका उल्टा पड़ जाएगा। ठीक है, तो गुरु शब्द का अर्थ नहीं है, उसी को आपको चुनना है। तो गुरु का मतलब भारी होता है, और आचार्य, गुरु को आचार्य भी कहते हैं, और गुरुवार बृहस्पतिवार तो दिन है, ये भी तो गुरु शब्द का अर्थ ही निकल रहा है। मूल एक ऐसा शब्द है जिसमें गुरु से मूल का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, मूल। ठीक है, आगे चलें 46 प्रश्न में। 46 ये प्रश्न आ गया 46 ये। ठीक है, 46 में लिखा है, निम्नांकित में किस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के समान भी होता है? विशेषण का संबंध किससे है? विशेषता से है। तो क्या कहता है, निम्नांकित में किस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के समान भी होता है? ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, उपर्युक्त तीनों का। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, किस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के समान भी होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम का होता है। अब हम चलेंगे 47 में लिखा है, अपने पूत को कोई काना नहीं कहता, कहावत का अर्थ है। पूत का मतलब आप जानते होंगे, पुत्र होता है। ठीक है, तो अपने पूत को कोई काना नहीं कहता, कहावत का अर्थ है सबको सभी कुछ अच्छा लगता है। नहीं, ये नहीं होगा। दूसरों की सभी चीज़ें अच्छी होती हैं, ये भी सही नहीं है। सब अपना प्रशंसा सुनना चाहते हैं, ये भी सही नहीं है। अपनी खराब चीज़ भी किसी को बुरी नहीं लगती, ये सही उत्तर है। ठीक है, सही उत्तर डी हो जाएगा। अपने पूत को कोई काना नहीं कहता, कहावत का अर्थ है अपनी खराब चीज़ भी किसी को बुरी नहीं लगती है। ठीक है, इसके आगे हम चलें प्रश्न 48 में। ये प्रश्न 48। ठीक है, 48 प्रश्न में लिखा है, निम्नलिखित में द्विकर्मक क्रियार्थक वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, द्विकर्मक क्रियार्थक वाक्य का चयन कीजिए।
इसमें ए लिखा है तुम मुझे किसका चित्र दिखला रहे हो, और बी में लिखा है पढ़ना और खेलना दोनों आवश्यक है। सी में है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और डी में है शिशु आराम से सोता है। तो सही उत्तर हो जाएगा तुम मुझे किसका चित्र दिखला रहे हो। द्विकर्मक क्रियार्थक वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, ए उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सही उत्तर हो जाएगा तुम मुझे किसका चित्र दिखला रहे हो। ठीक है, हम चलते हैं 49 की ओर। 49 यहाँ लिखा है उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ है चालाकी दिखाना, अपना काम निकालना, धूर्तता करना और नकल करना। ये चारों ऑप्शन दिया हुआ है। तो उल्लू सीधा करना का अर्थ होता है अपना काम निकालना। ठीक है, सही उत्तर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा 49 का। प्रश्न 50 में देखेंगे आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के उच्चारण के मुख्य रूप से कितने भेद हैं। आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के उच्चारण के मुख्य रूप से कितने भेद हैं। तो पहले 5 थे लेकिन अब 4 हो गए हैं, इसलिए सही उत्तर आपका डी हो जाएगा, 4 ही सही उत्तर होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं 51 प्रश्न, ये 51। ठीक है, इसमें लिखा है निम्नलिखित में उर्दू प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। यहाँ भी नहीं को ध्यान जरूर दीजिएगा। निम्नलिखित में उर्दू प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। तो ऑप्शन दिया है नजराना, बगीचा, सुदखोर, अड़ना। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अड़ना। अड़ना जो है उर्दू प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। ठीक है, इसके आगे चलेंगे 52 ये। ठीक है, इसमें लिखा है गुरु की जय जान पानी पी जय छान कहावत का अर्थ है कोई भी चीज़ अच्छी तरह जांच कर लेना चाहिए। ठीक है, जो पास में मौजूद हो उसे ले लेना चाहिए। ये तो ठीक नहीं है। एक व्यवसाय वाले आपस में मित्र होते हैं तो अलग बात है, इसका सही उत्तर ये नहीं है। दूसरों को सुधारने के पहले स्वयं का सुधार करें, ये भी प्रश्न का सही जवाब नहीं है। सही उत्तर होगा कोई भी चीज़ अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। जिसकी बाँह घुटनों तक हो वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है। जिसकी बाँह घुटनों तक हो वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है। आजानुबाहु, आजान बाहु, अजान बाहु और अजानुबाहु। तो इसमें से सही उत्तर जो है आजानुबाहु, ये हो जाएगा सही उत्तर आपका ए ऑप्शन। ठीक है, प्रश्न 54, इसमें लिखा है मूर्ध किस स्वर संधि का उदाहरण है।
मूर्ध किस स्वर संधि का उदाहरण है? दीर्घ स्वर संधि, गूढ़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि। तो सही उत्तर हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में अ मिलके आ, उ मिलके उ, मतलब छोटा उ और फिर से छोटा उ मिल जाए तब भी बड़ा उ बनेगा, और बड़ा उ और छोटा उ मिलेगा तब भी बड़ा उ बनेगा। इस टाइप का होता है इसमें। तो दीर्घ स्वर संधि क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलें आगे। प्रश्न 55। प्रश्न 55 के लिए अब आपको एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और फिर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो ये अपठित गद्यांश मैं पढ़ दे रहा हूँ और आप लोग भी पढ़ सकते हैं। ठीक, इसमें लिखा है, आज के युग में जब वैज्ञानिक आविष्कार के कारण दुनिया में स्थान और समय की दूरी समाप्त होती जा रही है, कोई भी भाषा दूसरी भाषा के संपर्क से अपने को अछूता नहीं रख सकती। हिंदी का यह एक विशेष गुण है कि उसने हिंदुओं की भाषा होते हुए भी अरबी, फारसी, अंग्रेजी इत्यादि के शब्दों को अछूता नहीं समझा। बहिष्कार की नीति तो वह कदापि स्वीकार नहीं कर सकती और न विदेशी शब्दों को ही बाहर रखकर वह अपनी उन्नति कर सकती है। हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख इत्यादि सभी बसते हैं, तो भी वह हिंदुस्तान है। इसी प्रकार यदि हम सभी भाषाओं से उत्तम और आवश्यक शब्द लेंगे तो भी हिंदी ही रहेगी। ठीक है, इसको आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं अगर आपको पुनः पढ़ना हो तो। और हम प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 55 प्रश्न, इसमें लिखा है, अच्छा वाचन वही हो सकता है जिसमें क्या होना चाहिए? अच्छा वाचन वही हो सकता है जिसमें जो निर्विकार हो, जिसमें स्वर का आरोह अवरोह न हो और जो स्पष्ट हो, जिसमें शब्द उच्चारण का उचित ध्यान रखा जाए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अच्छा वाचन वही हो सकता है जिसमें शब्द उच्चारण का उचित ध्यान रखा जाए। ठीक है, आगे प्रश्न 56 में लिखा है, बच्चे को पहले वर्ण की पहचान कराई जानी चाहिए, इसके बाद उसे शब्द से परिचित कराना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि वह तुरंत लिखने लग जाए, वर्ण पर उसकी दृष्टि परिधि सध जाए, वह धारा प्रवाह बोलने लगे, उसे व्याकरण का ज्ञान हो जाए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बच्चे को पहले वर्ण की पहचान कराई जानी चाहिए, इसके बाद उसे शब्द से परिचित कराना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्ण पर उसकी दृष्टि परिधि सध जाए। सही उत्तर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 57। उपर्युक्त गद्यांश का केंद्र बिंदु है। तो केंद्र बिंदु क्या होगा? इसका तो सबको जवाब मालूम होगा, हिंदी हो जाएगा केंद्र। ठीक है, संस्कृत, अरबी, फारसी ये सब नहीं है। गद्यांश का केंद्र बिंदु क्या है? हिंदी है। ठीक है, आगे चलें।
दूसरी भाषा के शब्दों के बहिष्कार से क्या होगा? यदि हम दूसरे भाषा का बहिष्कार करें तब क्या होगा? भाषा की उन्नति होती जाएगी, कभी नहीं होगी उन्नति। ठीक, गलत है। भाषा का शब्दकोश समृद्ध होगा, ये भी नहीं होगा। भाषा की उन्नति रुक जाएगी, ये सही है। दूसरी भाषा के शब्दों के बहिष्कार से क्या होगा? तो भाषा की उन्नति रुक जाएगी। ठीक है, तो सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 59 प्रश्न। हिंदी भाषा का गुण क्या है? दूसरी भाषा की उपेक्षा करना कभी नहीं हो सकता। दूसरी भाषा के शब्दों को अपनाना हो सकता है। अपना शब्दकोश सीमित रखना ऐसा भी नहीं हो सकता। उपर्युक्त में कोई नहीं, ये भी गलत है। सही उत्तर क्या है? दूसरी भाषा के शब्दों को अपनाना। यदि हम कई अन्य भाषाओं को अपने हिंदी भाषा में शामिल करेंगे तो हमारा भाषा क्या हो जाएगा? समृद्ध हो सकता है। ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए? हिंदी भाषा का गुण क्या है? दूसरी भाषा के शब्दों को अपनाना चाहिए। ठीक है, 59 का सही उत्तर बी हो जाएगा। अब हम चलते हैं 60 प्रश्न में। अनुलेखन का अर्थ है किसी लिखावट के बाद लिखना। अनुलेखन किसी लिखावट के बाद लिखना, किसी लिखावट के पहले लिखना, किसी लिखावट के मध्य लिखना, उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुलेखन का अर्थ है किसी लिखावट के बाद लिखना। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हिंदी के 30 प्रश्न पूरे हुए और आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा बताया हुआ जानकारी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।